जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हमारा लेसन जो चल रहा है वो है पाश्चात्य विचारक, जिसमें से आप लोगों ने प्लेटो के बारे में शिक्षा संबंधी विचार जो थे वो इसके पहले वाले वीडियो में समझ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूसो के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं रूसो के द्वारा बताए गए उनके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रूसो की शिक्षा संबंधी विचारों को। ठीक, कि रूसो के जो शिक्षा संबंधी विचार हैं, रूसो ने शिक्षा के संबंध में क्या कहा है उनके बारे में। तो रूसो का सबसे पहले जीवन दर्शन, तो वर्ष 1750 में रूसो की रचनाओं का भाई प्रकाशन होने लगा था और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एमाइल भी सबसे ज़्यादा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप एकदम रट लीजिए। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, द न्यू हेलोसी और एमाइल। तो ये हो गए एमिल। तो एमिल ने रूसो को शिक्षा सुधारक व स्वतंत्र विचारक की श्रेणी में ला खड़ा किया। वह शिक्षा के द्वारा समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहता था। उसने अपनी पुस्तक एमिल में तत्कालीन समाज की अनेक कुरीतियों की ओर संकेत किया है। उसके दर्शन का सार है सभ्यता के सब कृत्रिम उपायों को फेंक कर मानव को प्रकृति के निकट लाना। ठीक, ये किसके प्रकृति के निकट मानव को लाना चाहता है। रूसो बालक की शिक्षा को स्वाभाविक ढंग से संचालित करना चाहता है। शिक्षा की दृष्टि से रूसो की सबसे लोकप्रिय पुस्तक एमिल है। इसी पुस्तक के कारण रूसो की गणना संसार के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों में की जाती है। एमिल एक काल्पनिक बालक है। रूसो इस बालक की शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयी वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में रखकर करना चाहता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि रूसो प्रकृति को ज़्यादा महत्व देता है, यानी ये प्रकृतिवादी है। ठीक, रूसो एमिल की शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार पर आयोजित करता है। बालक की विभिन्न शक्तियों का विकास वह प्राकृतिक वातावरण में करना चाहता है। इसी को वह बालक का स्वाभाविक विकास कहता है। और जो रूसो एक प्रकृतिवाद है। ठीक है, रूसो का प्रकृतिवाद है, यही जो अभी हम लोगों ने जिसके संदर्भ में बात करी है। और उसका नारा था प्रकृति की ओर लौटो। ठीक, रिटर्न टू नेचर, ये नारा आप याद कर लीजिए किसका है, ये रूसो का है। तो अब हम उसके कुछ शैक्षिक दर्शन के बारे में बात करेंगे या शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में बात करेंगे। तो पहला है रूसो का प्रकृतिवाद। ठीक, तो भाई रूसो का प्रकृतिवाद क्या है समझते हैं। तो रूसो, आप सबको पता है कि रूसो प्रकृतिवादी था। उसने प्राकृतिक शिक्षा को ही स्वाभाविक शिक्षा माना है। इसी कारण वह बालक की शिक्षा में कृत्रिम वातावरण का विरोधी है। उसके अनुसार बालक की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता है। और उसने अभी अभी आप लोगों ने देखा कि उसने क्या कहा, प्रकृति की ओर लौटो तथा प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार देना चाहता था। बालक में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाना चाहिए। और रूसो का कथन है, ये आप याद कर सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कि प्रकृति के नियंता के यहाँ से सभी वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, केवल मनुष्य के संपर्क से ही वे दूषित हो जाती हैं। इसी कारण रूसो कहता है कि यदि बालक का सुधार प्राकृतिक अवस्था में लौट कर ही किया जा सकता है। और रूसो आगे कहता है कि मनुष्य को सुखी जीवन बिताना है तो उन सब बातों को भूल जाना चाहिए जिनको उसने आधुनिक सभ्यता के फलस्वरूप सीखा है। रूसो बालक को प्रकृति की ओर क्यों लौटने को कहता है। प्रकृति की ओर लौटकर वह बालक की विभिन्न स्वाभाविक शक्तियों के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहता है। ऐसे सेकंड पॉइंट है कि प्राकृतिक मानव का विकास। इस संदर्भ में रूसो क्या कहता है, तो रूसो का प्राकृतिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो रूसो प्राकृतिक शिक्षा से प्राकृतिक मानव का विकास करना चाहता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मानव वह है जो सामाजिक बंधनों के अनुसार नहीं चलता है, अपितु अपने स्वभाव के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है। रूसो उस शिक्षा को प्राकृतिक शिक्षा कहता है जो और उसे प्राकृतिक पर्यावरण से मिलती है। ठीक है, जो शिक्षा उसे प्राकृतिक पर्यावरण से मिलती है उसके अनुसार वह सच्ची शिक्षा है। इस प्रकार रूसो प्राकृतिक शिक्षा के द्वारा बालक का आंतरिक विकास करना चाहता है। शिक्षक को उस बालक के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिसे वह पढ़ाने जा रहा है। शिक्षक को अपने विषय के अतिरिक्त बालक का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, वो पदार्थ का महत्व। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के 3 मूल स्रोत हैं, एक तो प्रकृति, मानव और पदार्थ। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा में तीनों का समन्वय आवश्यक होता है।
रूसो बालक की शिक्षा में प्रकृति को भाई विशेष महत्व देता है, परंतु मानव तथा पदार्थ की उपेक्षा नहीं करता। रूसो का पदार्थ से क्या तात्पर्य है? तो पदार्थ से वो तात्पर्य व्यक्ति के अपने वातावरण में पाए जाने वाले पदार्थों से शिक्षा ग्रहण करना है। इस प्रकार रूसो के अनुसार बालक 3 ओर से शिक्षा प्राप्त करता है। एक तो अपने आसपास के व्यक्तियों से, और पदार्थ से, और प्रकृति से। इस कारण वह बालक की शिक्षा में मनुष्य, पदार्थ तथा प्रकृति का समन्वय पर, इन तीनों के समन्वय पर बल देता है। इन तीनों को ही बालक का शिक्षक मानता है। चौथा पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, देखते हैं। तो रूसो यह नहीं मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के लिए बालकों की बलि चढ़ा देना है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास करके उसका आंतरिक विकास करना है। रूसो कहता है कि बालक को अपने अंगों, ज्ञानेंद्रियों तथा शक्तियों के संचालन में आनंद आता है, अतः शिक्षा के द्वारा बालक को जीवित रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो अपने बालक एमिल को सैनिक, पादरी या मजिस्ट्रेट बनाने से प्रथम मनुष्य बनाना चाहता है। इस प्रकार रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को सही अर्थों में मनुष्य बनाना है। अब विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में बात करें तो रूसो ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। पहला शैशव, तो वह जन्म से 5 वर्ष तक की आयु में, बाल्यकाल में 5 से 12, और किशोरावस्था में 12 से 15, और युवावस्था 12 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक। तो ये क्लासिफिकेशन है, विभाजन है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। रूसो यह मानता है कि प्रत्येक जो विकासावस्था की अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इस कारण प्रत्येक अवस्था में शिक्षा का स्वरूप भिन्न भिन्न होना चाहिए। रूसो की शिक्षा जगत की यह महान देन है। इसके बाद स्त्री शिक्षा के बारे में वो क्या कहता है, वुमेन एजुकेशन के बारे में। रूसो स्त्री तथा पुरुष को एक समान नहीं मानता, इसी कारण वह दोनों को एक समान शिक्षा देने का विरोधी है। रूसो स्त्री को पुरुष का पूरक मानता है, वह उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करता। रूसो एमिल के 5वें खंड में स्त्री शिक्षा संबंधी उसके विचार अनुदार प्रतीत होते हैं। रूसो कहता है कि स्त्री जीवन का एकमात्र उद्देश्य बालक पैदा करना तथा उनका पालन पोषण करना है। ठीक, ये रूसो का मानना था। वह स्त्रियों को संगीत तथा नृत्य की शिक्षा इस कारण देना चाहता है जिससे वे पुरुषों का मनोरंजन कर सकें। रूसो स्त्रियों का दर्शन का ज्ञान नहीं देना चाहता। रूसो स्त्री के संबंध में यह कहकर पुरुषों का कितना उपकार करना चाहता है। प्रत्येक कन्या को अपनी माँ का धर्म मानना चाहिए और स्त्री को अपने पति का। स्त्री दर्शन शास्त्र तथा कलाओं का अध्ययन नहीं कर सकती, परंतु पुरुष का अध्ययन तो उसे करना ही होगा। तो ये स्त्री के विचार में रूसो के उतने अच्छे विचार नहीं थे, आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है। रूसो बालिकाओं के स्वभाव को नहीं समझ सका। स्त्री शिक्षा के संबंध में उसके विचार अत्यंत अनुदार हैं, इसी कारण रूसो की स्त्री शिक्षा संबंधी विचारों की कटु आलोचना की गई है। तो ये स्त्री संबंधी विचार ज़्यादा इसमें समझने लायक है नहीं, आप समझ गए होंगे कि स्त्री के संदर्भ में रूसो क्या सोचता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रूसो की निषेधात्मक शिक्षा। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो ने अपने शिक्षा सिद्धांतों में एक ऐसी विचारधाराओं को जन्म दिया है जिसे निषेधात्मक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। रूसो के अनुसार बालक को प्रथम निषेधात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा से आशय यह है कि बालक को भाई किसी मतलब कोई चीज़ है पर उसके गुण और उसके सत्य के बारे में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इनके स्थान पर हृदय की पाप से तथा मस्तिष्क की भ्रम से रक्षा कैसे की जानी चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बालक को आरंभ से ही नैतिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। रूसो प्रचलित शिक्षा पद्धति का विरोधी था। उसका कहना है प्रचलित व्यवहार का बिल्कुल उल्टा करो और तुम सदैव ठीक करते हो। यही रूसो की क्या है, निषेधात्मक शिक्षा है। मतलब कोई अच्छी चीज़ है तो ये मत बताओ वो अच्छी है, बल्कि उस जो बुराई है, ठीक है, जो अच्छी चीज़ है उसको बुराई से कैसे बचाया जा सके, तो उस प्रकार शिक्षा दे। मतलब सबसे पहले गुण और सत्य की शिक्षा ना दो, बल्कि हृदय की पाप से तथा मस्तिष्क की भ्रम से रक्षा कैसे की जानी चाहिए, इसकी शिक्षा दो। रूसो कहता है मैं आध्यात्मक यानी पॉजिटिव एजुकेशन उसे कहता हूँ जो समय के पहले ही मस्तिष्क को प्रौढ़ बनाना चाहती है और बालक को युवा पुरुषों के कर्तव्य में शिक्षा देती है। मैं उस शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा कहता हूँ जो कि अवयवों को पूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि ये ज्ञान के साधक हैं। वास्तविक शिक्षा अवयवी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान देना है। ठीक,
इसके बाद कुछ रूसो की निषेधात्मक शिक्षा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है कि भाई ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। तो रूसो ज्ञानेंद्रियों को ही वास्तविक शिक्षक मानता था, इसी कारण वह ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता था। सेकंड है शिक्षा की अवधि। तो बाल्यावस्था में निषेधात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए, बालक को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दिया जाना चाहिए और उसे खेलने कूदने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। नियंत्रण का अभाव होना चाहिए, मतलब बालक को किसी भी प्रकार की समय सारणी के द्वारा बांध कर नहीं रखा जाना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण। तो रूसो भाई पुस्तकी ज्ञान का विरोधी है, वो बालक को वो एक प्राकृतिक वातावरण में मतलब प्राकृतिक वातावरण देना चाहता है जिसमें वो रहकर खुद का विकास करें। और रूसो कहता है पुस्तक हमें केवल उन बातों के बारे में बताती है जिनके विषय में हम नहीं जानते। रूसो क्रिया के माध्यम से बालक को शिक्षा देना चाहता है। तो ये जो कथन इनको आप ध्यान में रखिएगा। पढ़ना बाल्यावस्था का अभिशाप है और बच्चों के दुख का मुख्य कारण। ठीक, आदतों के निर्माण का विरोधी। इस संदर्भ में कहता है कि बालक में केवल एक आदत डाली जानी चाहिए, वह यह है कि वह कोई भी आदत न डाले। तो ये रूसो के कथन को आप ध्यान में रखिए। ऐसे नैतिक शिक्षा के संदर्भ में बालक को किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बालकों पर नैतिकता का भार नहीं डाला जाना चाहिए और बालकों में अनुशासन स्वतः आना चाहिए। तो ये कुछ रूपरेखा थी निषेधात्मक शिक्षा की, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात आती है, तो पॉइंट सी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भाई बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि भाई रूसो भी बालक को केंद्र बिंदु मानता है और अब भी अब की जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी बालक को केंद्र में रखा गया है। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान मुख्य हो गया है। नेक्स्ट है कि अब बालक की शिक्षा में उसकी रुचियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है, इस प्रकार वैयक्तिक भिन्नताओं को भी महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय बालक की अव्यवस्था के अनुसार रखे जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अब शिक्षण की नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, अब अनेक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि रूसो के विचारों में शिक्षा में कुछ नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। रूसो के विचारों ने शिक्षा में कुछ नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति और वैज्ञानिक प्रवृत्ति उसी के शैक्षिक विचारों का परिणाम है। ग्रेव्स का कथन है कि वर्तमान समय में शिक्षा का नैतिक उद्देश्य सामाजिक मूल्यों में वृद्धि तथा औद्योगिक शिक्षा के विकास में जड़ें एमिल में ही निहित है। तो रूसो के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उसके योगदान हम लोग इन संबंधित पॉइंट्स के माध्यम से समझा। और रूसो के संबंध में और पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात हम लोगों ने विभिन्न हेडिंग्स के माध्यम से हम लोगों ने कर ली है। आप इन सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब इतना देखें तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।